नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की एक बहुत ही लंबी और सच कहूं तो दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं अपने स्रोत सामग्री के जरिए। हाँ, ये कहानी सही में पाषाण युग से शुरू होती है, मतलब पत्थर के औजारों से, और फिर मौर्य काल के अंत तक जाती है। बड़े बड़े साम्राज्य। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो काफी गहराई से इन हजारों सालों के बदलावों को देखती है। सभ्यताएं, उनकी सोच, उनके शासन। हाँ, और हमारा काम है इस विशाल इतिहास से, मतलब वो अहम बातें, वो खास पहचान निकालना जो भारत के प्राचीन अतीत की एक साफ तस्वीर पेश करें। हाँ। हम कोशिश करेंगे कि मुख्य बदलावों, खोजों और उन विचारों पर फोकस करें जिन्होंने नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। मतलब उस जमाने से जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था, इतिहासकार समय को कैसे बांटते हैं, खासकर ये लिखने पढ़ने के आधार पर। हाँ, ये समझना जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो 3 हिस्से हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब जब लिखावट नहीं थी। बिल्कुल, कोई लिपि नहीं थी, हमें जानकारी मिलती है सिर्फ पत्थर के औजारों से या गुफाओं के चित्रों से, ऐसी चीजों से। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक। हाँ, इसमें लिपि तो थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की, पर मुश्किल ये है कि हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यहाँ से हमें लिखित स्रोत मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो विभाजन है ना, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि किस दौर की जानकारी हमें किन सबूतों से मिल रही है। समझ गया। तो पहले प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग पर आते हैं। हमारे इस स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम भी आता है इसमें। हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट, उन्होंने भारत में पहला पुराना पत्थर का औजार खोजा था। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। तो इस लंबे दौर में मतलब पाषाण युग में क्या बड़े बदलाव दिखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो औजारों में ही दिखता है। पूरा पाषाण के वो भारी भरकम बेडौल से हाथ की कुल्हाड़ियां थी ना, हाँ। उनसे मध्य पाषाण में आए तो छोटे नुकीले औजार बनने लगे। माइक्रोलिथ्स जिन्हें कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण। अरे ये छोटे क्यों हुए? शायद ज्यादा कुशलता के लिए हो सकता है, तीर कमान में इस्तेमाल करते हो, मतलब शिकारी बेहतर हो रहा था। और सिर्फ औजार ही नहीं बदले होंगे, जीने का तरीका भी। बिल्कुल। मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के शुरुआती निशान मिलने लगते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर जैसी जगहों से। यानी शिकारी संग्राहक से थोड़ा आगे। हाँ, एक कदम आगे। और फिर नव पाषाण काल में तो आप कह सकती हैं क्रांति ही आ गई। क्रांति किस तरह की? खेती की शुरुआत हुई। ये सबसे बड़ा बदलाव था। मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, वहां से करीब 7000 ईसा पूर्व पुराने जौ और गेहूं के सबूत मिले हैं। 7000 ईसा पूर्व। और भारत में कुलडीहवा जैसी जगह से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। खेती का मतलब था एक जगह टिक कर रहना। गांव बसने शुरू हुए। और खाने पीने सामान रखने के लिए बर्तन भी चाहिए होंगे। बिल्कुल, इसीलिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे। ये बहुत जरूरी थे अनाज रखने और खाना पकाने के लिए। और कला, भीमबेटका की गुफाओं के चित्र तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो पूरा पाषाण काल से ही शुरू हो गए थे और मध्य पाषाण में भी जारी रहे। ये दिखाते हैं कि कला का जन्म हो रहा था। और कश्मीर में बुरज़ाहोम एक अनोखी जगह है। वहाँ क्या खास है? वहाँ गड्ढों में बने घर मिले हैं, मतलब जमीन के नीचे, और कुछ कब्रों में इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। अरे ये तो काफी अलग है। तो मतलब ये सिर्फ पत्थर का युग नहीं था, ये इंसान के समाज और सभ्यता की नींव रख रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी नींव पर खड़ी हुई भारत की पहली महान नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हाँ, हड़प्पा ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है क्योंकि इनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए, है ना? जी हाँ, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, पर अब ज्यादातर इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता नाम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं थी। इसका फैलाव तो बहुत बड़ा था, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कितने सारे शहर खोजे गए हैं। और ये शहर कोई मामूली नहीं थे, एक विकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी ये। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन शहरों की प्लानिंग। अब सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे आज का ग्रिड सिस्टम होता है ना। हाँ बिल्कुल। और पानी निकासी का इंतजाम। हर घर से ढकी हुई नालियां थीं जो गंदे पानी को शहर के बाहर ले जाती थीं। ये उस जमाने के हिसाब से गजब की इंजीनियरिंग थी। और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, मानकीकरण भी।
मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। ईंटों का साइज एक जैसा, वजन के बांट, मोहरें, पूरे इतने बड़े इलाके में एक रूपता। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या कोई बहुत मजबूत केंद्रीय सत्ता थी या कोई गहरी सांस्कृतिक एकता थी जो सबको बांधे हुए थी? ये सवाल आज भी है। ज्यादातर शहरों में दो हिस्से मिलते हैं, एक ऊंचा दुर्ग वाला और एक निचला शहर। पर धोलावीरा में कुछ अलग था शायद। हाँ, गुजरात में धोलावीरा अनोखा है। वहाँ शहर 3 हिस्सों में बटा था और वहाँ बड़े बड़े जलाशय मिले हैं पानी जमा करने के लिए, और एक स्टेडियम जैसी बड़ी खुली जगह भी मिली है। अच्छा, तो विविधता भी थी। अब जरा वहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। समाज कैसा था? हमें बहुत सारी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिलती हैं। हाँ, इसी आधार पर कुछ विद्वान अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज मात्र सत्तात्मक रहा हो, पर यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। खाने में क्या था? गेहूं, जौ, मांस, मछली, काफी चीजें थी, और कपास। ये दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। हाँ, तभी तो यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा, शायद सिंधु से जोड़कर। बिल्कुल, और उन्हें गहनों का शौक था। सोने, चांदी, कीमती पत्थरों के गहने मिले हैं, और चान्हूदड़ों से तो लिपस्टिक जैसी सौंदर्य की चीजें भी मिली हैं। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, वो किस काम आता होगा? शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा वहाँ, और वहीं एक बड़ा अन्नागार भी मिला है अनाज रखने के लिए। धर्म की बात करें तो मंदिर तो नहीं मिले हैं शायद। नहीं, मंदिर जैसी कोई इमारत नहीं मिली है, लेकिन मातृ देवी की पूजा के संकेत हैं वो मिट्टी की मूर्तियां। एक मुहर पर पशुपति जैसी आकृति है जिसे कुछ लोग शिव का आदि रूप मानते हैं। पेड़ों की, जानवरों की पूजा भी होती थी, और कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो मतलब यज्ञ वगैरह होते थे? ऐसा लगता है, पर उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है, क्योंकि हम उनकी लिपि नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो रहस्यमयी लिपि, करीब 400 चिन्ह हैं उसमें। अगर वो पढ़ी जा सके तो न जाने कितने राज खुलेंगे। शिल्प और व्यापार का बहुत महत्व था। व्यापार कहाँ तक? दूर दूर तक। मेसोपोटामिया, आज का इराक के लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है जहां से वो व्यापार करते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र ही था। और लोथल का डॉकयार्ड, वो तो समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। हाँ, लोथल का गोदीवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण खोज है। मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं चान्हूदड़ो और लोथल में। मतलब क्राफ्ट्स में भी बहुत आगे थे। पर इतनी उन्नत सभ्यता खत्म कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। लगता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो, चान्हूदाड़ो, लोथल जैसे शहरों के लिए बाढ़ एक बड़ा कारण मानी जाती है। और दूसरे कारण, कुछ लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं कि शायद बारिश कम हो गई हो, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ बाहरी हमलों की संभावना भी जताते हैं, पर इसके पुख्ता सबूत कम है। ये अभी भी एक पहेली है। ठीक है, हड़प्पा के बाद आता है वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, और वैदिक काल को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पुराना तो ऋग्वेद है। जी हाँ, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां यानी प्रार्थनाएं हैं। सामवेद में उन स्तुतियों को गाने लायक बनाया गया, मतलब संगीत से जुड़ा है। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम वगैरह हैं, और अथर्ववेद में जादू टोने, बीमारियों के इलाज जैसी बातें हैं। लेकिन सिर्फ वेद ही नहीं है, और भी ग्रंथ हैं। बिल्कुल, वेदों को ठीक से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जिनमें यज्ञों की व्याख्या है। फिर आरण्यक हैं जो जंगलों में लिखे गए और जिनमें दार्शनिक बातें शुरू होती हैं। और फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। हाँ, वेदांत यानी वेद का अंत या सार। ये भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर चर्चा है। बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर वेदांग, स्मृतियां, उपवेद भी हैं जो बाद में विकसित हुए। तो पहले ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं। ये लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे? ये लोग ज्यादातर सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों सरस्वती समेत के इलाके में, आज का पंजाब और आसपास का क्षेत्र। समाज कैसा था? समाज कबीलाई था। कबीले को जन कहते थे। हर जन का एक राजा होता था, लेकिन वो निरंकुश नहीं था। उसकी शक्ति पर सभा और समिति